सोने का एक नौकर उसके पीछे आके खड़ा हो गया। उसे अपने पीछे खड़ा देखकर रागिनी ने अपनी पोटली में से एक सिक्का निकाल के रख दिया। उसके पास मजबूरी थी सोने के सिक्के देने की, क्योंकि उसके पास चांदी के सिक्के मौजूद नहीं थे। एक सोने के सिक्के के बराबर 100 चांदी के सिक्के होते थे। और जब शराब के नौकर ने रागिनी को चांदी के सिक्के देने की बजाय सोने के सिक्के निकालते देखा तो वो बहुत खुश हो गया। वो रागिनी को किसी अमीर खानदान का बच्चा समझने लगा, जिसे शायद चांदी और सोने के सिक्कों का फर्क पता ही नहीं है। सिक्के रखने के बाद रागिनी ने उस नौकर को देखते हुए आदेश दिया, मेरे लिए इस शराब खाने की सबसे अच्छी शराब लेकर आओ। नौकर भी तुरंत खुशी खुशी सबसे महंगी शराब रागिनी के लिए लाने चला गया। नौकर के जाने के बाद रागिनी बिना किसी भाव के वहीं बैठी रही, लेकिन उसका ध्यान आसपास की बातों पर था। उसके पीछे एक व्यक्ति बोल रहा था, अरे हाल ही में मैंने सुना है कि छोटे युवराज को महाराज ने महल से निकाल दिया है। दूसरा व्यक्ति थोड़े अचंभे से पूछता, अरे लेकिन महाराज ने छोटे युवराज को क्यों महल से निकाल दिया? महाराज अपने ही बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो पहले वाला इंसान बोलता है, इसलिए क्योंकि युवराज पिछले 3 साल से शक्ति के एक ही स्तर पर अटके हुए हैं। तीरंदाजी हो या फिर तलवारबाजी, वो कुछ भी सही से नहीं करते। महल में बस विश्राम करते रहते और कहते हैं कि उन्हें तीसरे महामहिम जितना शक्तिशाली बनना है। बहुत ही भोले हैं, तो कोई उनका फ़ायदा भी उठा लेता था। इसलिए महाराज ने उन्हें महल से निकाल दिया, ताकि उन्हें थोड़ी सी दुनिया की समझ हो और इंसान को परखने का थोड़ा सा हुनर आए। उसकी बातों को सुनकर रागिनी ने आकलन किया कि इस साम्राज्य के महाराज जो भी हैं वो बहुत ही दूर की सोचने वाले हैं। तभी तो उन्होंने अपने बेटे को भी उनकी नाकामयाबी पर सजा दी। तभी वहाँ वो नौकर एक सुराही नुमा जग में शराब लेकर रागिनी के पास आया। उसने शराब को एक गिलास में निकाल कर रागिनी के सामने रख दिया। फिर रागिनी उस गिलास को उठाकर उस नौकर को भी अपने पास बैठने का इशारा किया। वो नौकर इस बात से भड़बड़ा गया और बोला, अरे छोटे भाई, मेरा काम है या ग्राहकों का ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ शराब नहीं पी सकता। तो रागिनी उसकी तरफ देख के बोली, तुम्हारा काम है मेरी ज़रूरतों को पूरा करना, और मैं फ़िलहाल ये चाहता कि तुम मेरे साथ बगल में बैठ जाओ। अकेले पीने में वो मज़ा नहीं जो किसी के साथ बैठकर पीने में है। वो नौकर भी रागिनी की बात पर बैठ जाता है। रागिनी की बात मान वो भी वही बैठ जाता है। उसे बैठता देख रागिनी भी अपने गिलास में शराब का एक घूंट में पी जाती है। फिर वो अपने लिए गिलास में फिर से शराब परोसती है और दूसरे गिलास में उस नौकर को देती है। पीने का इशारा करती है। इस बार उसने पिछली बार की तरह ही एक बार में शराब खाली नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे पी रही थी। फिर वह बात को शुरू करते हुए नौकर से बोले, ओ भैया, आप यहाँ कब से काम करें? तो वो नौकर कहता है, अरे छोटे भाई, मैं तो यहाँ नया नया ही आया हूँ, बस पेट पाल लेता हूँ अपने परिवार का किसी तरह से। फिर थोड़ी जिज्ञासा जाहिर करते हुए बोले, वैसे छोटे भाई, तुम कहाँ से हो? तुम तो बहुत ही बड़े परिवार से लगते हो। उसकी बात सुन रागिनी ने जवाब दिया, सही कह रहे हो आप बड़े भैया, मेरे पिताजी बहुत बड़े आदमी हैं, पर वो मुझे कभी घर से बाहर नहीं निकलने देते। आज तो मैं किसी तरह चोरी चुपके आ गया हूँ। मुझे तो अपने ही राज्य में क्या चला उसका भी पता नहीं है। वैसे मुझे बताओ ना बड़े भाई। उसकी ये बात सुनकर नौकर बोला, क्या कोई बात नहीं छोटे भाई, मैं तुम्हें बताता हूँ। उस नौकर ने खुशी से जवाब दिया, मुझे साम्राज्य की हर छोटी बड़ी खबर की जानकारी रहती है। चलो मैं तुम्हें तड़कती भड़कती खबर देता हूँ। फिर वो बोलना शुरू करता, तुम्हें पता है, मैंने सुना है तीसरे महामहिम जिस युद्ध पे गए थे वो कब का ख़त्म हो गया है, लेकिन महामहिम अभी तक साम्राज्य वापस नहीं लौटे। रागिनी अपने में बोलती है, मुझे वैसे भी उस आदमी की कोई जानकारी नहीं चाहिए। अरे भाई, कोई काम की जानकारी दे। उस नाम के पति के बारे में मुझे जानने का कोई शौक नहीं है। मैं तो खुद ही उससे तलाक ले लूँगी। लेकिन वो अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी मूर्ख, बदसूरत और पागल बीवी को देखना ही नहीं चाहते। फिर नौकर की पूरी बात को सुनकर रागिनी मन में व्यंग्य के साथ बोली, हाँ ये तो सबको ही पता, लेकिन ये किसी को नहीं पता उसके महान महामहिम अपनी उस मूर्ख और पागल पत्नी को मारना चाहते हैं, क्योंकि वो उसके नाम धब्बा जो बन गई है। पर कोई बात नहीं, उसका मुकाबला भी मुझसे। अगर मैंने उसके किए की सजा नहीं दी तो मेरा नाम भी रागिनी नहीं। उसे ऐसे ही किसी सोच में गुम देखकर नौकर ने रागिनी को कहा, क्या हुआ छोटे भाई, किस सोच में गुम हो गए? तो रागिनी तुरंत अपनी सोच से बाहर आते हुए बोली, अरे कुछ नहीं बड़े भाई, मैं सोच रहा हूँ कि बेचारे महामहिम की कितनी किस्मत खराब है जो उन्हें रागिनी जैसी मूर्ख और बदसूरत मिली बीवी के रूप में। तो उस नौकर ने अपना सिर आम में हिला दिया। रागिनी अब ज़्यादा शराब नहीं पी रही थी, क्योंकि उसे पता था कि इस
शरीर की सहनशीलता की सीमा क्या है। वो बस उस आदमी से बात करके साम्राज्य की जानकारी निकालने की कोशिश कर रही थी। उस आदमी ने बहुत सारी बातें बताई, लेकिन उसमें से भी कोई खास काम की जानकारी नहीं मिली। लेकिन तभी वो नौकर कहता, छोटे भाई, वैसे एक खबर ये भी हमारे साम्राज्य में फैली है कि राजधानी में एक बहुत ही खास चीज़ की नीलामी होने वाली है, लेकिन वो खास चीज़ क्या है पता नहीं चल रहा। इस बात में रागिनी की थोड़ी दिलचस्पी थी। वो इस बारे में कुछ और पूछने ही वाले थे कि तभी वहाँ भड़कम मच गया। सभी लोग वहाँ से जल्दी जल्दी भागने लगे। वो नौकर को रागिनी को खड़ा करते बोला, छोटे भाई अभी चले जाओ यहाँ से। लेकिन रागिनी वहाँ से न जाकर पूछे, क्या हुआ, सब लोग भाग क्यों रहे हैं। तो वह नौकर कहता है, सोमन परिवार का बड़ा बेटा आगरा आ गए हैं। यहाँ शराब पीता और लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। यहाँ जो कोई भी होता है उसके साथ मारपीट करता है। रागिनी को उसकी बात पर गुस्सा आया, लेकिन उससे फिर फालतू की किसी मुसीबत में पड़ने का शौक नहीं, इसलिए वो वहाँ से जाने लगी। लेकिन जाते वक्त ही वो आदमी से टकरा गई। वो कोई और नहीं, अंगारा था। रागिनी को पकड़ लिया और बोले, लिया, ए बच्चे, दिखाई नहीं देता, चल माफ़ी मांग। रागिनी देखकर समझ गई होगा जिसके बारे में उसे नौकर ने बताया था। उसके पीछे उसके कुछ सैनिकों ने 2 लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ रखा था। क्या मांग लेगी रागिनी उस आदमी से माफ़ी, क्या होगा आगे जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी का अगला भाग। जब अंगारा ने रागिनी को खुद से माफ़ी मांगने को कहा तो रागिनी भी डर का नाटक करते हुए माफ़ी मांगने लगी। रागिनी को खुद से इस तरह डरते देख उसे बहुत ही खुशी हो रही थी, इसलिए उसने रागिनी से को वहाँ से जाने दिया। रागिनी भी चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई, लेकिन उसके चेहरे पे बहुत ही रहस्यमय मुस्कान थी। अंगारा शराब खाने के अंदर जाके बैठ गया और नौकरों को शराब रखने को कहा। फिर सैनिकों ने ये लड़कियों को पकड़ रखा था, उन्हें अंगारों के पैरों में धकेल दिया और बोला, जिंदा रहना तो मालिक की सेवा करो। उनके सैनिकों की ऐसी हरकतों से पता चल रहा था कि ये इनका रोज का काम है। वे दोनों लड़कियां डरते डरते शराब परोस रही थी। शराब को गिलास से निकाल कर उन्होंने अंगारा की तरफ बढ़ा दिया। उन्होंने शराब को लेते वक्त वो जानबूझकर उन लड़कियों को गलत तरीके से छू रहा था। वहाँ मौजूद सभी नौकर और उनके सैनिक की हरकत को देख रहे थे, लेकिन किसी ने अपने मुंह से एक शब्द तक नहीं कहा था। वो शराब की एक घूंट लेने ही वाला था कि उसके हाथ कांपने लगे। फ्लैशबैक। जब रागिनी उससे माफ़ी मांग रही थी तो उसने बड़ी ही चतुराई से उसे जहर दे दिया। भले ही उसकी शक्तियाँ उसमें कम थी, लेकिन जहर के मामले में कोई भी उसे जीत नहीं सकता था। अंगारे 7वें स्तर का आंतरिक योद्धा था, जिसे पंगा लेना किसी के बस में नहीं था। इसलिए रागिनी ने उसे चुपचाप माफ़ी मांग ली, क्योंकि उसकी आंतरिक शक्ति भी सील अभी टूटी नहीं थी, जिससे वो अभी सिर्फ पहले ही स्तर की आंतरिक योद्धा थी। वो अपने आंतरिक दबाव को झेल नहीं सकती थी, इसलिए उसने अंगारा से सीधे सीधे लड़ना नहीं चुना, क्योंकि ये बेवकूफ़ी इससे ज़्यादा कुछ और नहीं होता। रागिनी बहुत ही समझदार थी, उसे बहुत अच्छे से पता था कब ताकत से काम लेना, कब दिमाग से। फ्लैशबैक एंड। अंगारा के हाथ काँप रहे थे। देखते ही देखते अंगारा का पूरा शरीर अकड़ने लगा। उसके हाथ से शराब का प्याला छूट कर नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था उसे जैसे लकवा मार गया। सैनिक तुरंत उसके पास झुककर उसे उठाने की कोशिश कर रहे थे। अंगारा दर्द में मारे करा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि लाखों चींटियां उसके एक साथ शरीर को काट रही है। वो जोर से चीखना चाहता, लेकिन चीख भी नहीं पा रहा था। वो अपने शरीर को हिला भी नहीं पा रहा था। उसके दोनों सैनिक उसे मिलकर उठा भी नहीं पा रहे थे। उन दोनों सैनिकों ने तुरंत एक संदेश आसमान में भेजा, जिससे अंगारा के और बहुत सारे सैनिक वहां पहुंच गए। वही रागिनी एक चंद की तरफ देखते हुए आराम से सड़कों पर चलते हुए जा रही थी। उसके चेहरे पे वो अभी भी जंग जीतने वाली मुस्कान थी। चांद की तरफ देखते हुए बोली, अब तक मेरा जहर उस पर काम कर गया होगा। जितनी बेवसी उन लड़कियों को महसूस होती होगी ना, अब उतनी ही बेवसी तुम्हें महसूस होगी। ना तुम चल पाओगे, ना ही अपनी जगह से हिल पाओगे। तुम्हारी जिंदगी जीते ही जीते नरक से बदतर हो जाएगी। जिन शक्तियों का तुम्हें गुरूर है ना, वो शक्तियों अब तुम इस्तेमाल ही नहीं कर पाओगे। तुम्हें हर पल इतना दर्द होगा कि मौत की दुआ मांगोगे, पर तुम्हें वो भी नसीब नहीं होगी। ये सब कहते वक्त उसके चेहरे पे अजीब सी स्माइल थी, लेकिन आंखों में एक जानलेवा इरादा। उसका आज का काम हो गया था, लेकिन उसे इतनी जल्दी दक्षिणी महल जाने का मन नहीं था। वो जगह उसे किसी कैद खाने जैसी लगती थी, इसलिए उसने इस बार पहाड़ों की तरफ जाने का तय किया। वैसे तो पहाड़ों पे रात के वक्त बहुत खतरा होता था, राक्षसों का आने का भय होता था, पर उससे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे खुद पे इतना विश्वास था कि वो बच के जिंदा भाग ही आएगी। रागिनी जिस पहाड़ पर जा रही थी वो ताला साम्राज्य के सबसे खूबसूरत और विशाल पहाड़ माना जाता, जिसका नाम मायागिरी था।
इस पहाड़ की सबसे मशहूर घाटी का नाम था यलगार घाटी। ये भी उस शराब खाने के नौकर से ही पता चला। कहते हैं यहाँ सबसे शुद्ध शक्ति पाई जाती है, लेकिन यलगार घाटी तक हर कोई नहीं पहुँच पाया है। असल में यलगार घाटी किसी की नज़र ही नहीं आती है। लोग कहते हैं इस घाटी को किसी बेहद शक्तिशाली योद्धा ने अदृश्य कर दिया है, तब से आज तक कोई वहां पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है, सच्चाई के बारे में किसी को नहीं पता। उधर अंगारा को उसके सैनिक किसी तरह सोमन दल ले जाते हैं। जब उस दल के लीडर को पता चला तो वो अपना सारा गुस्सा उन सैनिकों पे निकालता। एक सैनिक डरते हुए बोलता है, मालिक पता नहीं अचानक राजकुमार को क्या हो गया। अंगारा के पिता का नाम दरांग था। उसने तुरंत आदेश दिया, जाके वैद्य के बुलाओ। जब वैद्य ने अंगारा को पूरी तरह से जांच लिया तो बोला, राजकुमार को बहुत ही घातक जहर दिया गया। ये दारंग हड़बड़ा के कहता, अरे तो इसका इलाज करो, औषधि दो मेरे बेटे को, पैसों की चिंता मत करो, तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ, समझे, बस इसका इलाज करो। वैद्य थोड़ी परेशानी के साथ बोला, माफ़ कीजिएगा लीडर, पर मैंने इस तरह का जहर अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है, जिसे आंतरिक शक्तियों की मदद से दबाया न जा सके। मेरे पास इस वक्त इस जहर का कोई इलाज नहीं। आप युवराज जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा, ये अब कुछ भी खुद से नहीं कर सकते। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में।